हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी थर्ड सेमेस्टर प्लांट पैथोलॉजी से एल्बिगो वाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफरस। यह है श्वेत कीट रोग जो क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। इसे हम सफ़ेद रोली भी कहते हैं, रतुआ भी कहते हैं और ग्रामीण देसी भाषा में इसे हम धौड़िया भी कहते हैं, जो पत्ती की निचली सतह पर आता है। यह रोग कवक, जिसका नाम है एल्बिगो कैंडिडा, द्वारा उत्पन्न होता है पत्ती की निचली सतह पर। इसके जो पस्ट्यूल्स होते हैं या इसके जो रोग के जो पिटिकास या जो सिस्ट जो बनते हैं पस्ट्यूल्स, वो सफ़ेद रंग के होते हैं और उसके एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे होते हैं। उसके फटने के बाद वो बाहर आ जाते हैं, इसलिए वो वाइट रस्ट या सफ़ेद रोली रोग कहलाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम एल्बिगो कैंडिडा। इसका पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन कि कवक में इसका क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है। देखो, प्रभाग डिवीजन इसका है यूमाइकोटा, यानी कि सप्तक कवक है। उसके बाद उपप्रभाग सब डिवीजन मैस्टिगोमाइकोटिना। मैस्टिगोमाइकोटिना क्लास है इसकी ऊमाइसिटीज। ऑर्डर है पेरेनोस्पोरेल्स। फैमिली है एल्ब्यूजिनेसी और जीनस है इसका एल्ब्यूगो। और जिस स्पीशीज को हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं वो है कैंडिडा। तो इस स्पीशीज का नाम हो गया एल्बिगो कैंडिडा, जिसे हम पढ़ना चाहते हैं। और बेसिकली यही मस्टर्ड में वाइट रस्ट डिजीज उत्पन्न करती है। कोई भी मस्टर्ड की वैरायटी अभी तक इस रोग के प्रति रेजिस्टेंट नहीं है। सभी वैरायटीज में यह रोग निश्चित रूप से आता है। जो फार्मर अपने खेतों में सरसों बोते हैं उसे हम इंडियन मस्टर्ड कहते हैं। इंडियन मस्टर्ड, और इसका नाम होता है ब्रेसिका जेनेसिया। ब्रेसिका जेनेसिया। इसे हम भारतीय सरसों कहते हैं। इसे हम लाहा भी कहते हैं, सिंपल भाषा में इसे हम लाहा भी कहते हैं। तो लाहा, ब्रेसिका जेनेसिया, भारतीय सरसों, इसमें कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं है जो एल्बिगो कैंडिडा के लिए रेजिस्टेंट रखती हो। हाँ, दो स्पीशीज हैं जिनमें एक का नाम है ब्रेसिका कैरिनेटा और एक होती है ब्रेसिका नेपस। गोभी सरसों कहते हैं इसको, और इसे हम कहते हैं ब्रेसिका कैरिनेटा, करणराई। ये दोनों वाइल्ड स्पीशीज हैं जो हमारे देश के अंदर नहीं पाई जाती है। इनको अगर हम हमारे देश के अंदर बोना चाहते हैं तो ये बहुत कम पैदावार देती है, इसलिए इनको हम एज ए मस्टर्ड के प्रोडक्शन के लिए नहीं बोते हैं। प्रोडक्शन के लिए इसको बोते हैं क्योंकि इससे पैदावार ज़्यादा आती है। ये इथियोपियन मस्टर्ड है,
ये कहीं और की जनरेट है, मतलब ये हमारे देश के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनके अंदर इस एल्बियो कैंडिडा से लड़ने के जीन्स होते हैं, लेकिन अब तक की जो रिसर्च है उनमें यही सामने आया है कि केवल एक या दो ही जीन होते हैं। एक आध जीन इसमें होता है, एक आध जीन इसमें होता है, जिस वजह से अगर रोग की इंटेंसिटी ज्यादा हो तो इनमें भी रोग दिखाई दे सकता है। हालांकि हम लोग नई ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के दौरान ब्रेसिका कैरिनेटा और ब्रेसिका नेपस से ब्रेसिका जंसिया में उस जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं जो इनके अंदर रेजिस्टेंट जीन है, लेकिन अभी तक कोई वैरायटी ऐसी आई नहीं है जो हम कंप्लीटली कह सकें कि इसके अंदर रेजिस्टेंसी है, इसमें ये रोग नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई है कि नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले हम एल्बिगो कैनिडा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर एल्बिगो कैनिडा कहां कहां और कैसे कैसे पाई जाती है। तो कहने वाली बात यह है कि एल्बिगो कैनिडा की लगभग 30 जातियां, इनकी 30 स्पीसीज हमारे अब तक ज्ञात है। मतलब इसकी 30 स्पीसीज ज्ञात हैं, जिनमें से टोटल 17 इंडिया के अंदर पाई जाती है। 17 कहां पाई जाती है? इंडिया में पाई जाती है। 17 वेराइटी, 17 स्पीसीज, टोटल 30 होती है। 30 से 17, 30 में से 17 हमारे देश के अंदर पाई जाती है। 17 वेराइटी, 17 जो स्पीसीज है, ये किसी न किसी क्रूसीफेरिया ब्रेसिकुल के पादप में रोग उत्पन्न करती है, व्हाइट रस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज और है जो ये बताती है कि इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें बायोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी होती है। बायोलॉजिकल कहें या फिर इसको हम फिजियोलॉजिकल कहें, फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी होती है। इसका अर्थ होता है कि जैविक और कार्यकी रूप से विशिष्ट होती है। देखो, इसका अर्थ यह होता है कि अगर मैं ये कहूं कि एल्बिगो कैंडिडा की कोई उपजाति, यानी कि इसकी कोई सब स्पीसीज अगर मान लो मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट उत्पन्न करती है, तो ये रेडिश में या गोभी में या सलजम में या किसी और दूसरे पादप में जो ब्रेसिकेसी कुल का है या क्रूसीफेरी कुल का है, उसमें रोग उत्पन्न नहीं करेगी। इस प्रकार की जितनी भी उपजाति होती हैं या सब स्पीसीज होती है, इनको नाम देते हैं बायोलॉजिकल रेसेस। यानी कि एक जो जाति है, उपजाति है, वो केवल एक ही पादप के अंदर या एक ही परपोषी में रोग उत्पन्न करेगी, दूसरे परपोषी में रोग उत्पन्न नहीं करेगी। इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल रेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम ये कहें कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली जो व्हाइट रस्ट की रेस है वो अलग है, और किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली व्हाइट रस्ट की जो रेस है वो अलग है, तो इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं, मतलब अतिशयोक्ति या हम कहें ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसा होता भी है कि जैसे हम कहें भाई राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली रेस अलग है और एमपी में पाई जाने वाली अलग है। इसलिए आप लोगों ने बहुत से लोगों से सुना होगा कि वो मुरैना से लाकर के सीड बोते हैं या फिर अपने राजस्थान से ले जाकर के वहाँ बोते हैं। इसका मतलब है कि वो वहाँ की जो बायोलॉजिकल रेस है ना, वो इस परपोषी को नहीं पहचान पाती है, इसलिए रोग उत्पन्न नहीं कर सकती। और वहाँ की जो बीज अपने यहाँ लाते हैं, तो हमारे यहाँ की जो रेस है वो उस सीड को नहीं पहचान पाती, इसलिए रोग उत्पन्न नहीं होता।
तो इससे बचा भी जा सकता है। एक दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सरसों की अगेती बुवाई कर दी जाए, सरसों को अगर हम पहले बो दें तो निश्चित रूप से हम इस तरह के प्रकोप से बच सकते हैं, यानी कि उनमें रोग आता ही नहीं है। जिनमें अगेती बुवाई होती है या अर्ली सोइंग अगर कर दी जाए तो फिर रोग आने की संभावना नहीं होती, क्योंकि वो उस समय को पार कर जाती है, बाईपास कर जाती है उस कंडीशन को जब रोग आता है। रोग कब आता है इसका भी एक वो है, अगर बहुत तेज सर्दी पड़ रही हो तो रोग बिल्कुल नहीं आएगा। रोग आता है नमी और एनवायरमेंट के मिले जुले प्रभाव से। अगर मान लीजिए बारिश हुई है तो नमी बढ़ गई है, अगर बारिश होती है तो बादल रहते हैं और इससे टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ जाता है, तो गर्मी रहती है हल्की सी, तो ऐसी कंडीशन रोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और सरसों के लिए हानिकारक है। एल्वियो कैंडिडा बढ़ सकता है और सरसों में नुकसान हो सकता है। अब हम इसका वो देखें कि भाई किस प्रकार का इसका थैलस वगैरह होता है। तो देखो एक हल्का सा डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा तो क्या बनाए। जैसे ये मान लो एक सेल है, पादप सेल, यहाँ दूसरी पादप सेल है, ऐसे ही यहाँ पर एक ये पादप सेल है और ये दूसरी पादप सेल है। तो ये इनके बीच का स्थान है जिसको हम कहते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। तो ये हमेशा जो कवक है एल्वियो कैंडिडा, ये हमेशा इस जगह पर बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा। इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं इस तरह से, और ये अपने पोषण प्राप्त करता है। कैसे कि इसके जो इससे चूसकांग निकलते हैं और वो चूसकांग इन परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाते हैं इस तरह से, और ये अपने पोषण प्राप्त करता रहता है। दूसरी बात, इसका जो सुकाय होता है वो अंशकाय फलिक होता है। सुकाय अंशकाय फलिक है, शाखित है, संकोशिकी है। थैलस, सुकाय मतलब थैलस, अंशकाय फलिक यानी कि यूकार्पिक है, अंशकाय फलिक यूकार्पिक है, ब्रांचड है। संकोशिकी यानी कि सीनोसिटिक है। संकोशिकी का मतलब है एक ही सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। संकोशिकी है, सीनोसाइटिक है। और परपोषी पादप के ऊतकों के अंतराकोशिक स्थानों में यह वृद्धि करता है और ये बढ़ता रहता है। चूसकांगों की सहायता से ये परपोषी पादप से पोषण प्राप्त करता है। परपोषी कोशिका से पोषण प्राप्त करता है। इसमें वही सघन कोशिका द्रव्य केंद्रक बहुत सारे होते हैं। हाँ, एक चीज और है, इसमें जो संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन होता है, ये भी आपको यहाँ याद करना पड़ेगा। इसका संचित भोजन जो है वो ग्लाइकोजन होता है। अब हम बात करते हैं एल्वियो कैंडिडा में जन्म की। ये थैलस वेलस था और इसका ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। अब मेन चीज आती है, देखो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन थैलस से नहीं आएगा, क्योंकि थैलस से संबंधित इतना बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बनता नहीं है। क्वेश्चन जो बनता है वो हमेशा इनके रिप्रोडक्शन से बनेगा। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी मोस्ट ऑफ ऑल फंजाई, इवन ब्रायोफाइटा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनके जितने भी हैं शैवाल एल्गी के, सबके जो रिप्रोडक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनमें वास्तव में जो एग्जाम में आने लायक चीज है वो है रिप्रोडक्शन, जन्म।
रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर एल्बियो कैनिडा में दो प्रकार से होता है। नंबर एक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या इसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या इसको हम कहते हैं लैंगिक जनन। एक चीज यहां ध्यान रखने की है कि जब भी हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहां आपको ध्यान में आना चाहिए स्पोरेंजिया यानी कि बीजाणुधानी और स्पोर्स। और क्या? स्पोर्स। और देखो स्पोर्स यानी कि जब बीजाणुधानी में जब स्पोर बनते हैं तो यहां किसी प्रकार का कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा यहां पर, ठीक है। और जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो वहां पर आपको याद आना चाहिए गेमीट, युग्मक। और युग्मक बनते हैं युग्मक धानियों में यानी गैमेटेंजिया में। और युग्मक बनेंगे दो प्रकार के, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, अंडकोशिका और पुंगड़ू, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो प्रकार के जनन इनके अंदर पाए जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखो वैसे अगर हम बात करें तो फंजाई, जो फंजाई होता है, फंजाई ये हैप्लॉइड सेल होती है। क्या होती है? ये हैप्लॉइड सेल होती है। इसमें एन यानी कि आधे ही क्रोमोसोम होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो बनने वाले जो बीजाणु है वो भी आधे ही गुणसूत्र तो बनेंगे, अर्थात एन ही बनेंगे। बीजाणु बनते कैसे हैं ये हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो सीधी सी बात है कि बीजाणु का निर्माण होता है बीजाणुधानी में। कहां पर होता है? बीजाणुधानी में होता है। और सपोज ये है, मान लीजिए पत्ती है, ठीक है। तो पत्ती में एपिडर्मिस होती है और ये एपिडर्मिस है, इस तरह से ये एपिडर्मिस है। उसके बाद यहां पर होता है वल्कुट, ये ऐसे। तो इस जगह पर सबसे पहले इन्फेक्शन यहां पर शुरू होता है रंध्रों की सहायता से, क्योंकि एपिडर्मिस में होते हैं स्टोमेटा और उन स्टोमेटा से होकर के जो जन्म नलिका है इन्फेक्शन की वो यहाँ से पहुंचती है। एक चीज और कि सबसे पहला इन्फेक्शन, इसके बारे में हम जान लेते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है कि ये अविकल्पी अंतः परजीवी है। ये आपको थोड़ा सा माइंड में बिठाना है। अविकल्पी यानी कि ऑब्लिगेटरी एंडोपैरासाइट है, अविकल्पी अंतः परजीवी है। कैसे है? देखो अविकल्पी का मतलब ये होता है कि अगर सरसों का पेड़ है, अगर हम वैसे एल्बियो कैनिडा की बात कर रहे हैं तो सरसों में ये उत्पन्न करता है रोग को। अगर सरसों का पेड़ है तब तो ये रोग उत्पन्न करेगा, और अगर सरसों का पेड़ नहीं है तो ये बिल्कुल रोग उत्पन्न नहीं करेगा, ये भूमि के अंदर ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब है अविकल्पी। इससे हम प्रयोगशाला में कृत्रिम संवर्धन माध्यम पर नहीं उगा सकते, ये अविकल्पी होता है। यानी कि इसको वास्तविक परपोषी की ही आवश्यकता होती है, हम इसे चाहकर भी प्रयोगशाला में नहीं उगा सकते। अंतः परजीवी का मतलब है कि ये अंतराकोशिकीय जो स्थान होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस, उनके अंदर ये वृद्धि करता है, ठीक है। तो इनमें जब ये वृद्धि करता है यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ इसके बनते हैं कवक सूत्र, कवक जाल, और उसके बाद समय आने पर एक चीज और कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा अनुकूल परिस्थिति में होता है। अडेप्टिव, अनुकूल, मोर एडेप्टिव कंडीशंस, अनुकूल परिस्थिति में होता है।
प्रतिकूल परिस्थिति में हमेशा लैंगिक जनन होगा। ये दो बात हो गया, ये सवाल के अंदर भी है सब में। अनुकूल परिस्थिति में हमेशा अलैंगिक जनन होगा और प्रतिकूल परिस्थिति में हमेशा लैंगिक जनन होगा। अब जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो उस समय सबसे पहले निचली पत्ती पर, पौधे की सबसे पहले जो निचली पत्ती है उसकी निचली पत्ती पर नीचे की सतह पर और निश्चित ताण जो जमीन के अंदर पड़े हुए हैं उनसे पहला संक्रमण शुरू होता है। पत्ती की निचली सतह पर फिर दोबारा से, पत्ती की निचली सतह पर सबसे पहला संक्रमण या इन्फेक्शन जमीन के अंदर या भूमि में पड़े हुए जो ऊस्पोर्स या निश्चित तांड हैं उनसे होता है और वो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से बहुत छोटे छोटे पिन पॉइंट के रूप में आते हैं ऐसे। फिर ये अनुकूल परिस्थिति अगर मिल जाती है तो ये फिर बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं और फिर ये वही इस जगह पर कवक जाल बनाते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जब यहाँ पर बढ़ रहा है तो वही कवक जाल इसका जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा इन अंतरकोशी के स्थानों में। धीरे धीरे जब अनुकूल परिस्थिति होगी तो ये अपनी संख्या बढ़ाएगा और संख्या बढ़ाएगा तो ये क्या बनाएगा, बीजाणु, और बीजाणु के द्वारा फिर ये अंकुरण करके बीजाणु का फिर संख्या बढ़ाता है और बीजाणु का निर्माण होता है स्पोरेंजिया में। अब बीजाणु धानी जो है वो यहाँ पर बनेगी, इस जगह पर बनेगी बीजाणु धानी। अगर बीजाणु धानी यहाँ पर बनेगी तो ये बीजाणु धानी की जो लंबाई है ना ये बनती जाएगी या बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। तो वो बढ़ती कैसे कि सबसे पहले इस तरह से एक मुग्दराकार संरचना बनती है ऐसे, इसमें ये बहुत सारे केंद्रक हैं पता ही है। अब इस मुग्दराकार संरचना से बीजाणु धानी का निर्माण होता है तो बीजाणु धानी यहाँ पर ऐसे बनती है इस तरह से। अच्छा एक बात और ध्यान रखें कि इसमें बीजाणु धानी जो है वो तलाभिसारी क्रम में बनती है, यानी कि सबसे पुरानी जो बीजाणु धानी होगी वो सबसे ऊपर बनेगी और सबसे नई बीजाणु धानी नीचे बनेगी ऐसे। इसमें वही इस तरह से केंद्रक। और आगे चलें तो इसको हम कहेंगे बीजाणु धानी नर या स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर बीजाणु धानी नर। इस बीजाणु धानी के ऊपरी सिरे पर बीजाणु धानी बनती है। दूसरी बीजाणु धानी इसमें ऐसे बनेगी, इस तरह से। दूसरी बीजाणु धानी ऐसे बनेगी, ये बन गई, इसमें ये बीजाणु। तो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ अर्थात बेसिपेटल या इसको हम कहेंगे तलाभिसारी क्रम में नई नई बीजाणु धानियां बनती जाती हैं। अब ध्यान रहे आपको कि बीजाणु धानी जो है वो यहाँ पर बन रही है इस तरह से। अब ये एपिडर्मिस को ऊपर उठा देगी। अब अगर मान लो स्थिति इतनी ज्यादा मतलब अनुकूल परिस्थिति बहुत ज्यादा लंबे समय तक चले तो जो बीजाणु धानियां है ना बहुत तेजी से बढ़ती हैं और जब तेजी से बढ़ती है तो फिर ये ऊपर की तरफ दबाव डालती है जिससे एपिडर्मिस फट जाता है और ये बीजाणु यानी कि ये अनावृत हो जाते हैं और ये बाहर आ जाते हैं। अब कुल मिलाकर के ये बात है कि मान लो इस जगह पर ये फटी है और यहाँ पर ये बाहर आए हैं। अब क्या होगा यहां से आगे, अब होगा इन बीजाणुओं का अंकुरण। ठीक है, अब क्या होगा, इन बीजाणुओं का अंकुरण होगा। तो ये समझे हम कि भाई ये जो बीजाणु धानी है यहां से देखो ये ए डायग्राम हो गया, ये बी डायग्राम हो गया, ये सी डायग्राम हो गया। अब इधर ले लेते हैं, ये जो ऊपर से निकली है ये बीजाणु धानी इस तरह से ये अब गोल हो जाती है। ठीक है, गोल हो जाती है ऐसे और इसमें वही बहुत सारे केंद्रक हैं ऐसे। तो ये केंद्रक जो है
तो ये बीजाणुधानी यहाँ से अलग हो जाती है। अब दो बीजाणुधानियों के बीच में यहाँ एक डिसजंक्टर पैड या वियोजक पैड का निर्माण होता है, जिस पैड के गल जाने से ये बीजाणुधानियां अलग हो जाती हैं। अब जो बीजाणुधानी है, इसका जीव द्रव्य कई खंडों में बढ़ता है। इसका जीव द्रव्य अब ये हो गया CD। अब इसका जीव द्रव्य कई खंडों में बढ़ता है और ये इसकी संरचना जो है वो इस तरह से हो जाती है। इस तरह से, और प्रत्येक खंड में एक केंद्रक होता है। प्रत्येक खंड में एक केंद्रक होता है, किसी में भी दो केंद्रक नहीं होते हैं। और प्रत्येक खंड से एक चल बीजाणु बनता है। इसमें दो कसाविकाएं होती है, फ्लैजिला। और प्रत्येक खंड से एक चल बीजाणु oospore, जिसमें दो कसाविकाएं होती है। इस तरह से ये बनता है। इसको हम कहते हैं जूस्पोर, चल बीजाणु। ये सारी क्रिया पत्ती पर हो रही है, ठीक है। जितने भी ये बीजाणुधानी फटी, इसके बाद ये अलग हुआ, फिर ये काम हुआ, उसके बाद फिर ये चल बीजाणु बने, तो ये जूस्पोर जो है वो पत्ती पर ही है और रात्रि के समय बन रहे हैं। सुबह रात्रि में जब ओस पड़ती है तो उस ओस में इन कसाविकाओं की सहायता से कुछ दूर चलते हैं और जितनी दूरी पे चल जाते हैं उसके बाद ओस सूख जाए या फिर कुछ जो भी जा रहे हैं, कुछ दूर चलने के बाद ये स्थिर हो जाते हैं। जब स्थिर हो जाएंगे तो इनकी जो कसाविकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। अब कसाविका नष्ट हो जाती है और ये इस तरह से एक पुटिका, इनकी शिष्ट समान संरचना बनाते हैं ऐसे, जिसमें एक केंद्रक होता है। अब होता है इस बीजाणु का अंकुरण। तो अंकुरण के समय ये हो गया जी। अंकुरण के समय जो अंतःचोल है वो इस तरह से बाहर आता है और ये बनती है जनन नलिका, जर्म ट्यूब, जनन नलिका। और यही जनन नलिका फिर इन यहाँ पर जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों से होती हुई अंदर जो अंतराकोशिक स्थान है वहां पर प्रवेश कर जाती है और नया कवक जाल बनाती है। तो इस तरह से अनुकूल परिस्थितियां होने पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा इस पत्ती पर बहुत तेजी से इस रोग को फैलाया जाता है। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि इनमें अनुकूल परिस्थिति में बीजाणुओं द्वारा बीजाणुधानी के अंदर होता है, ठीक है। सबसे पहले बीजाणुधानी बनती है। ये बीजाणुधानी तालाबी कार्यक्रम में बनती है। इस पैड के यानी ये जब बहुत बड़ी संख्या में बन जाती है तो एपिडर्मिस पर दबाव डालती है, एपिडर्मिस फट जाती है और ये सब स्पोरेंजिया जो है वो अलग हो जाती हैं। एक स्पोरेंजिया दूसरी से वियोजक पेड़ द्वारा जुड़ी होती है। इस पेड़ के गलने से ये बीजाणुधानियां अलग हो जाती हैं। फिर ये बीजाणुधानी का जो जीव द्रव्य है वो इस तरह से विभाजित होता है और प्रत्येक जो फ्रेगमेंट बना है प्रत्येक खंड से एक जूस्पोर का निर्माण होता है। ओस में चलने के बाद जूस्पोर जो है ओस में छोड़ दिया जाता है पत्ती सतह पर। जब ये ओस में चल लेता है तो कुछ समय चलने के बाद स्थिर हो जाता है। इसकी दोनों कसाविका नष्ट हो जाती हैं। ये इस तरह से गोलाकार हो जाता है और इस पर दो वृत्तियां होती हैं, बाह्य चोल अंतःचोल, या हम कहें बाह्य वृत्ति अंतःवृत्ति। तो बाद में जब इसका अंकुरण होता है तो अंतःचोल जो है वो जनन नलिका के रूप में बाहर आता है
और ये जनन नलिका फिर पत्ती में पाए जाने वाले स्टोमेटा या रंध्रों से होकर अंतर कोशिकीय अवकाशों में चली जाती है और नए कवक जाल का निर्माण करती है। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन। इसे हम इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष अंकुरण भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की। तो यह है अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हमेशा वृद्धि काल के अंतिम समय में होता है, यानी कि जब सरसों पकने की तरफ जाती है उस समय होता है, क्योंकि उस समय जो पादप है वो ग्रीन से येलोइश की तरफ बढ़ता है, पत्तियां गिर जाती हैं, तो धीरे धीरे जो एल्बियो कैनिडा के जो स्पोर्स हैं वो ऊपर की तरफ यानी कि पौधे पर ऊपर आ जाते हैं और उस समय ये स्टेगहेड बना देते हैं, यानी कि जो पुष्पक्रम होता है उसको मोड़ देते हैं, फुला देते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, उसमें एक इन्फ्लामेशन हो जाता है, इससे क्या है वो फूल जाता है। तो पत्तियां गिरने के बाद ये तने पर जाता है। अब उसमें क्या होता है कि जो पत्तियां जो फलियां बनने की जो जगह थी, इसको हम इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कह रहे हैं, वो अब फलियों का निर्माण नहीं करता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है और इससे काफी लॉस होता है। तो ऐसा 2006 में और 1999 में सबसे ज्यादा व्हाइट थ्रस्ट से नुकसान हुआ था। अब जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो थोड़ा हम बेसिक जानकारी देते हैं कि ये हमेशा विषम युग्मक ही होता है। विषम युग्मक oogamous, यानी कि इसमें विषम युग्मक की मतलब oogamous। इसका मतलब है कि इसमें एक तो बनेगी पुंधानी एंथ्रीडियम और एक बनती है oogonium या अन्नधानी। तो पुंधानी में हमको पता है भाई ये नर युग्मक बनेगा और इसमें बनेगी एग, जो एग की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार से जब नर युग्मक और अंड कोशिका भाग लेती है तो उसे हम कहते हैं विषम युग्मक। ये सब बनेंगे अंतर कोशिक अवकाशों में। अब बनते कैसे, होता क्या है, वो हम सब यहाँ पर देख लेते हैं। देखो जब इसमें लैंगिक जनन होना होता है तो देखो जैसे ये है कवक जाल, तो एक बात ध्यान रहे कि जिस जगह पर अंडधानी बनती है उसी जगह पर इसमें पुंधानी बनेगी। तो जहां पर ये अंडधानी बननी होती है उसी के पास पुंधानी का निर्माण होता है। ये देखिए इस तरह से दोनों में कोशिका द्रव्य जो है वो यहाँ पर पहुंच जाता है, बहुत सारे इसमें केंद्रक हैं ऐसे। और एक चीज और है कि दोनों का विकास जो है वो साथ साथ ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। इसमें भी इस तरह से बहुत सारे केंद्रक हैं और यहाँ भी बहुत सारे केंद्रक हैं, लेकिन सब इसके अंदर जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। इससे बनेगी अंडधानी प्रारंभिक या अंडधानी कहेंगे, इससे बनेगी पुंधानी। तो जब अंडधानी और पुंधानी बननी होती है तो उस समय इसमें यहां एक पट का निर्माण भी होता है, यहां पर यहां केंद्रक वही बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे केंद्रक हैं और इसमें भी यहाँ पर बहुत सारे केंद्रक हैं, दोनों में ही केंद्रक। अब देखो जब पुंधानी का निर्माण होना होता है तो
इसमें कई सारे केंद्रक होते हैं, लेकिन जब ये विकास हो जाता है इसका, तो इसमें केवल एक ही केंद्रक बचता है। तो हम इसका विकास संपूर्ण कर लेते हैं। शुरुआत में कई केंद्रक होते हैं, लेकिन बाद में ये केवल एक केंद्रक रह जाता है। तो अब मैं यहाँ पर इस कुंधानी को कंप्लीट बना देता हूं। इसमें ये है केंद्रक और ये है इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी है, इस तरह से। इसका भी मैंने पूरा नहीं बनाया है, इसको मैंने अभी छोड़ा हुआ। अब इसकी भी हम यहीं पर बात कर लेते हैं। देखो शुरुआत में ये ऐसे होता है, इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो इस वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में इसमें खुद अब दो भाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। खुद इसमें दो भाग बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि इसका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक बहुत तेजी से विभाजित होता है और बहुत सारे केंद्रक बनाता है। उनमें से कुछ केंद्रक अंदर चले जाते हैं और कुछ केंद्रक बाहर रह जाते हैं। तो देखो केंद्रक बराबर ही है, केंद्रक वही है, कुछ केंद्रक बाहर है यहाँ पर। तो जो बाहर की तरफ होता है, ये मेट्रो परिधि की तरफ होता है, इसको हम कहते हैं पेरिप्लाज्म। दिस इज पेरिप्लाज्म। और जो अंदर की तरफ बना है, इसमें भी कई सारे केंद्रक हैं ये ऐसे, इसको हम कहते हैं ऊप्लाज्म। क्या कहेंगे इसको? ऊप्लाज्म। बाद में जब ये पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो अंदर भी केवल और केवल एक केंद्रक रह जाता है, केवल एक केंद्रक रह जाता है, बाकी सब इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म वगैरह। इसे हम कहते हैं अंड। ये हो गया नरयुग्मक या कुंदानी, एंथ्रीडियम, और ये बन चुकी है एंथ्रीडियम, और दिस इज ऊगोनियम, अंडधानी। इस उसके बाद यहां से एक निषेचन नलिका का निर्माण होता है इस तरह से, और ये निषेचन नलिका जो है वो इस जगह पर जाके फट जाती है यहाँ पर, और इसमें से होकर ये जो केंद्रक है वो इस जगह पर आ जाता है। ठीक है, इस वजह से होकर ये केंद्रक इस जगह पर आ जाता है। अब यहां पर एक संरचना का निर्माण होता है, उस संरचना को हम कहते हैं सीनोसेंट्रम। ये आपको ध्यान रखना है कि निषेचन से पहले जो अंड द्रव्य है वो सीनोसेंट्रम का निर्माण करता है। इस सीनोसेंट्रम के पास आकर के नलिका फटती है और यहाँ पर ये दोनों केंद्रक आ जाते हैं। जब दोनों केंद्रक आते हैं तो फिर दोनों केंद्रकों में आपस में संलयन हो जाता है, और संलयन होने के बाद अब इसमें यहाँ ये सब संरचना मिट जाती है, और इस जगह पर अब युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है? युग्मनज। इसे हम कहेंगे जाइगोट। और जाइगोट ही बाद में जब इसके ऊपर एक भित्ति का निर्माण और हो जाता है
तो इसे अब हम कहते हैं oospore। क्या कहेंगे इसको हम? oospore। ये जाइगोट था, लेकिन जब भित्ति बन गई तो इसको हम oospore कहते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब जो oospore है ये जमीन के अंदर गिर जाता है, बस यही कंडीशन, यहां पर ये इसका जीवन चक्र समाप्त होता है। अब आगे क्या होता है देखो, दोबारा देखते हैं कि इसमें जो कवक जाल होता है उसके ऊपर अंडधानी पुंडानी, और अंडधानी पुंडानी निषेचन इस प्रकार से होता है, और उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से के ऊपर एक भित्ति बनती है, इसको हम कहते हैं oospore। oospore बनने के बाद ये oospore जमीन के अंदर गिर जाते हैं, फसल कट जाती है। अब ये पड़े ही रहते हैं, कब तक? जब तक अगली बार की क्रॉप नहीं आएगी। जब अगली बार की क्रॉप आती है तो ये जो निषिक्तांड का केंद्रक है, ये केंद्रक फिर कई विभाजन करता है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है थोड़ी सी आपको कि oospore यहाँ पर n होता है, सॉरी 2n होता है, और जब हमारा एल्बो कैनिडा है उसका जो थैलस है वो n होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जब इससे बीजाणु बनेंगे जिनको हम कहते हैं मियोस्पोर्स या अर्धसूत्री बीजाणु, जब ये मियोस्पोर बनते हैं तो इस 2n में से n बनने के समय मियोसिस की क्रिया होती है, और मियोसिस की क्रिया होने के बाद ये जो बीजाणु बनेंगे, ये बीजाणु भी अगर देखा जाए तो ये बीजाणु भी भाई उसी प्रकार से होते हैं जैसे ये है, इसमें भी ये चल बीजाणु है ऐसे, बाद में ये भी इस तरह हो जाते हैं ऐसे, और बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन वही है, और ये भी इस तरह से उगते हैं। और अब इनका पहला संक्रमण होता है किस पर? पत्ती पर। रंध्रों के द्वारा ये पत्ती की अंतरकोशिक स्थानों में चले जाते हैं और वहां पर ये बढ़ते रहते हैं, और फिर अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अलैंगिक जनन करते हैं, अंतिम परिस्थिति में ये लैंगिक जनन करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस पूरे वीडियो की लिंक आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। बाकी आप अधिक से अधिक देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।